अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपने कभी राष्ट्रवाद के विषय में सोचने का प्रयास किया है कि राष्ट्रवाद क्या है? और अगर मैं कहूँ कि आप इसे सरल शब्दों में व्यक्त करिए, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे कि राष्ट्रवाद एक विश्वास है, जिसके द्वारा हर देश को एक अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार क्या है? कि जिस भूभाग पर वे सदियों से रहते आए हैं, उस पर वे संप्रभु या स्वतंत्र रूप से शासन कर सके, है ना? और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी परिभाषा दे सकते हैं आप, तब आप शायद कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके लिए सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का आप कह लीजिए कि ये एक सिद्धांत है और एक तरह का अधिकार भी है ना? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे, उत्साह में होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, जीवन का आनंद लेना बहुत ज़रूरी है ना? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 2 के विषय में। और ये अध्याय का शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। आप जानते हैं कि हमने पहले यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद को देख लिया है। अब हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद की। लेकिन राष्ट्रवाद का अर्थ और मायने तो वही रहने वाले हैं, वो कहाँ बदलने वाले हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस अध्याय के परिचय के साथ में, इसकी भूमिका के साथ में। क्योंकि परिचय ही हमें ये बताएगा कि आखिर हम इस अध्याय की शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं। क्या कुछ है जो हमें इस अध्याय में जानने, समझने और देखने का अवसर यानी मौका मिलेगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जैसा कि हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हमने जब पहले पढ़ा था यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के विषय में, तब हमने देखा था कि वहाँ पर किस तरह से राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ था, है ना? और इससे क्या हुआ था, स्वयं के बारे में लोगों की समझ बदलने लग गई थी, है ना? उनको एहसास होने लग गया था कि वे आखिर कौन है, उनकी पहचान आखिर किस बात से परिभाषित होती है। और दोस्तों, ये भावना जो है ये बदल गई थी। उनमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, देश के लोगों के प्रति लगाव का, आत्मीयता का भाव पैदा होने लग गया था, है ना? नए-नए प्रतीक उनके सामने आने लगे, नए-नए चिन्ह आने लगे, नए-नए गीत, नए विचार आने लगे। और इन नए गीतों, विचारों, चिन्हों, प्रतीकों ने नए संपर्क उनके साथ स्थापित किए और समुदायों की जो सीमाएँ थी, उसको दोबारा से परिभाषित भी कर दिया, है ना? दोस्तों, ज़्यादातर राष्ट्रों में, ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण जो है ना, वो एक लंबी प्रक्रिया में हुआ है। कोई भी बड़ा परिवर्तन यूं ही नहीं आ जाता। इसके पीछे बहुत लंबी, बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत बड़ी समयावधि होती है ना? तो दोस्तों चलिए, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में ये चेतना, कौन सी चेतना? राष्ट्रवाद किस तरह पैदा हुई, ये जागरूकता कैसे आई, है ना? दोस्तों, हम जानते हैं कि जो दूसरे उपनिवेश है ना, उसी की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना है, वो इसी उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी, है ना? दोस्तों, हमने देखा था कि किस तरह से कुछ लोग प्रभावित हो रहे थे इन सब घटनाओं से, जो आसपास के राष्ट्रों में हमारे आसपास घट रही थी, है ना? हम आपको याद है, हमने राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने हमारे देश में जो सती प्रथा का अंत किया था ना, वो भी कहीं न कहीं इन क्रांतियों से ही जो है परिचित भी थे, रूबरू भी थे और प्रभावित हुए थे, है ना? खैर, वो पुरानी बात हो गई। फिलहाल अभी की बात करते हैं। दोस्तों, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ ना संघर्ष जब हुआ, तो उसके समय ना लोग इस बात को समझ पाए, पहचानने लग गए कि एक आपसी एकता का अर्थ क्या होता है ना? आपको याद है, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी। हमने देखा था कि उसकी विफलता का एक कारण एकता में कमी भी थी, है ना? तो अब लोग उसको पहचानने लग गए थे।
उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने अलग अलग समूहों को एक दूसरे से आप कह लीजिए कि बांध दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का जो असर है, जो प्रभाव है, वो एक जैसा नहीं था। आप कह लीजिए कि उनके अनुभव भी अलग-अलग थे और जो उनके लिए आज़ादी यानी स्वतंत्रता के मायने हैं ना, वो भी अलग थे यानी भिन्न थे। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को ना इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन को खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, इस एकता में भी टकराव के बिंदु थे जो निहित थे, है ना? चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ये तो भूमिका है। दोस्तों, पहले की एक और पुस्तक में हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। क्या आपको याद है? दोस्तों, वहाँ हमने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी को बड़े इत्मीनान से पढ़ा था, है ना? तो दोस्तों, इस अध्याय में हम क्या करने वाले हैं? इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे। यानी अब हम आगे बढ़ेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये नाम आप सुन रहे हैं, सविनय यानी पूरे विनय के साथ में अवज्ञा, ठीक है ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह की कोशिशें करी, किस तरह के प्रयास किए। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह से हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और किस तरह से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को, सोच को एक नई उड़ान दे दी, है ना? आप इस चित्र को देख रहे हैं। यह चित्र राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर निकले एक जुलूस का है। और दोस्तों, उन दिनों तो इस तरह के बड़े जुलूस एक आम बात थी, ठीक है ना? क्या आप ये नाम पढ़ पा रहे हैं? यहाँ पर नाम लिखा है राम भरोसे हिंदू होटल, है ना? ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको सब कुछ समझ में आया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग की। इस शीर्षक को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो शीर्षक है ना, ये एक दूसरे से ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जुड़ा हुआ है खिलाफत से और असहयोग से भी। दोस्तों, 1919 का जो समय था ना, उसके बाद के कुछ वर्षों में हमारे देखने में आता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है, वो नए इलाकों तक के, नए नए क्षेत्रों तक के फैल जाता है और फिर उसमें नए सामाजिक समूह भी शामिल हो जाते हैं और उनके शामिल होने के साथ संघर्ष की कुछ नई पद्धतियाँ, कुछ नई मेथड्स सामने आने लगती हैं। और दोस्तों, इन बदलावों की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं या उठने चाहिए। वो दो प्रश्न कौन से हैं कि इन बदलावों को हम किस तरह से समझ सकते हैं? दोस्तों, हमने जब से कक्षा 6 से इतिहास पढ़ना शुरू किया है, तब से हमने ये बात समझी है कि इतिहास सिर्फ मेरा या आपका या मेरी या आपकी कहानी नहीं है। इतिहास हमारे हैं। इसीलिए तो किताब का नाम भी शुरुआत से हमारे अतिथि रहा, 8 तक के, कक्षा 8 तक के, है ना? तो दोस्तों, इन बदलावों को आखिर हम किस तरह से समझ सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि उनके क्या परिणाम हुए वो बदलावों के? दोस्तों, ये भविष्य नहीं, इतिहास है, तो इसे समझा जा सकता है और इन प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जा सकते हैं, है ना? दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो विश्व युद्ध था ना, उसने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को हमारे सामने ला कर के खड़ा कर दिया था। और इसके कारण क्या हुआ दोस्तों? सोचिए, विश्व युद्ध हो रहा हो और रक्षा में खर्च ना हो, ये तो संभव ही नहीं है ना? ऐसे समय में तो और ज़्यादा दायित्व तो बढ़ जाता है। तो रक्षा व्यय में भारी इजाफा दोस्तों इस समय हमें देखने को मिलता है। इजाफा मतलब यानी कि बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है, ठीक है? और इस खर्चे की, ये जो इजाफा हुआ ना, इसमें खर्च हुआ, तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए क्या किया गया दोस्तों? युद्ध हो रहा है, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, कर्जबाजारी की गई और टैक्स जो लगाए जाते थे, जो कर लगाए जाते थे, उनमें की गई वृद्धि।
यानी बढ़ोतरी। दोस्तों, सीमा शुल्कों को बढ़ा दिया गया और शुरू किया गया आयकर। आप समझ सकते हैं। युद्ध के दौरान दोस्तों जो कीमतें थी वो तेजी से बढ़ रही थी। अब कीमतें क्यों बढ़ती है? हमने अर्थशास्त्र पढ़ा है, हम जानते हैं कि जब मांग अधिक हो जाती है और मांग की पूर्ति के लिए संसाधनों की कमी हो, तब कीमतें बढ़ती हैं, है ना? तो ऐसा ही कुछ उस समय भी हुआ। अब संसाधनों की कमी क्यों हुई वो भी आपको इसी पैराग्राफ में समझ में आएगा। मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगनी हो गई थी और इसके कारण क्या हुआ? जो आम लोग होते हैं, मुश्किलें तो हमेशा उन्हीं की बढ़ती हैं। इस बार भी उन्हीं की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांव में क्या हुआ? सिपाहियों के नाम पर ज़बरदस्ती भर्ती की जाने लगी, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाने लग गया। ऐसे में गुस्सा, क्रोध फैलेगा। तो यही हमें यहाँ पर बताया है कि जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था, बहुत क्रोध था। दोस्तों 1918, 19 से 1920 और 21 में देश के कई सारे हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी, जिसके कारण कमी पैदा हो गई थी, अभाव पैदा हो गया था खाद्य पदार्थों का। इसीलिए तो कीमतें बढ़ गई थी, है ना? और फसलें खराब हो गई। उसी समय फ्लू की महामारी भी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक अगर दोस्तों बात करें तो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण सोचिए 120 130 लाख लोग मारे गए। 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द आया है, जबरन भर्ती। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, ये एक प्रक्रिया है जिसमें अंग्रेज ना भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया करते थे। ये अर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना? दोस्तों लोगों को ना उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होगा और खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। और इन्हीं सब परेशानियों के बीच, जद्दोजहद के बीच में एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वो नेता कौन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस नेता के विषय में। वो नेता है दोस्तों महात्मा गांधी। शीर्षक क्या है? सत्याग्रह का विचार। दोस्तों महात्मा गांधी ना जनवरी 1915 में भारत लौट जाते हैं। ठीक है। और इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन, जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो नस्ल भेदी सरकार थी ना, उससे सफलतापूर्वक लोहा लिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने दक्षिण अफ्रीका के बारे में पहले भी पढ़ा है। हम जानते हैं कि यहाँ पर उस समय किस प्रकार की नस्ल भेदी सरकार थी, है ना? सरकार या फिर आप कह लीजिए कि नस्ल भेदी कानून थे, है ना? तो वहाँ पर क्या किया जाता था ना, जो वही श्वेत अश्वेतों वाली लड़ाई थी। और यहाँ पर जो है गांधी जी ने आप समझ लीजिए कि एक आंदोलन छेड़ दिया था, जन आंदोलन छेड़ दिया था। ठीक है ना? एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर गांधी जी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप ना ज़रूर, उम्मीद है कि एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। आप इसे एक निवेदन के तौर पर भी ले सकते हैं ताकि आपको पता चले कि उस समय क्या हुआ था। ठीक है ना? तो छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि वहाँ पर ना जो अश्वेत लोग थे और जो अ, भारतीय लोग थे, उनको ना बहुत कमतर आंका जाता था, है ना? नस्ल भेदी कानूनों के चलते। और क्या किया जाता था कि एक गले में आईडी कार्ड जैसे टांग दिया जाता था और कहा जाता था कि आप अलग हो, सारी चीज़ें उनके लिए अलग है। ये हमने पढ़ा है ना? तो उस समय ना क्या किया कि गांधी जी ने एक बार खुद के आईडी कार्ड, सबके आईडी कार्ड लेकर के सड़क पर जलाने शुरू कर दिए। वहाँ पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, 6 महीने की सज़ा हुई उन्हें। और 6 महीने में ना क्या होता है, कैदियों को कुछ ना कुछ बनाना होता है ना, तैयार करना होता है, आपने देखा होगा। तो गांधी जी ने एक जोड़ी जूते बनाए और वहीं के जेलर को गिफ्ट कर दिए। जिस जेलर ने उन्हें प्रताड़ित किया, मारा भी, उसी के लिए उन्होंने जूते बनाए, गिफ्ट कर दिए और कहा कि मुझे आपके पैरों का नाप का अंदाज़ा लग गया है। तो दोस्तों
इस तरह से जो गांधी जी की विचारधारा थी ना, जो सत्य के रास्ते पे चलना, अहिंसा के रास्ते पे चलना, इससे लोग बहुत प्रभावित हो गए थे। आप इस जुलूस को देखिए, इस चित्र को देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका का चित्र है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर जो हैं, वो फोकस ट्रस्ट से गुजर रहे हैं और 6 नवंबर 1913 का ये चित्र है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर ये एक जुलूस है जो बढ़ रहा है और इसमें मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं महात्मा गांधी। ठीक है। जब जुलूस को दोस्तों रोका गया ना और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो हजारों मजदूर अश्वेत जो थे, उनके अधिकारों का हनन करने वाले जो नस्लभेदी कानूनों के खिलाफ जो है सत्याग्रह में यहाँ पर लोग शामिल हुए थे। दोस्तों, इस पद्धति को ना वो कहते थे सत्याग्रह। इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े और सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जो जोर दिया जा रहा था, उसको समझें। पहले हम समझ लेते हैं इस स्रोत को, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचारों से परिचित किया जा रहा है। दोस्तों, मैं इसे आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का हथियार है, लेकिन इस लेख में ना जिस शक्ति की बात की गई है, उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन सक्रियता चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इसमें व्यापार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग अभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। दोस्तों, ये महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर कुछ विचार थे जो अभी हमने देखे। ठीक है, अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, इसका अर्थ जो है ना सत्याग्रह का, वो ये था कि अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है और यदि हमारा संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, तो जो उत्पीड़क है ना उससे मुकाबला करने के लिए हमको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बदले या प्रतिशोध की भावना या फिर आप कह लीजिए कि आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही जो है वो केवल अहिंसा के रास्ते पर चल करके अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। और दोस्तों, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं दोस्तों, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय आप कह लीजिए कि सच्चाई को देखने और सहज भाव से बड़ी सरलता से इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित यानी मोटिवेट भी किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस संघर्ष में ना अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था दोस्तों कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, और वो इस पर खरे भी उतरे। दोस्तों, भारत आने के बाद गांधी जी ने ना कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, यहाँ पर नील की खेती की जाती थी, जिसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। और इसमें ना क्या किया जाता था, आप ऐसा समझिए कि फसलें पूरी बर्बाद हो जाती थी। नील की खेती करने से ज़मीन की उपजाऊ उर्वरता जो है वो भी नष्ट हो जाती थी, है ना। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन किया और 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। दोस्तों, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए।
दोस्तों 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। अब इसके बाद कहानी शुरू होती है दोस्तों रोलेट एक्ट की। तो चलिए उसे भी समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रॉलेट एक्ट की। दोस्तों इस कामयाबी से ना गांधी जी बड़े उत्साहित थे और उन्होंने 1919 में ना प्रस्तावित जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला ले लिया था। दोस्तों जो भारतीय सदस्य थे उनके भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कानून क्या था, है ना, ये एक्ट क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो कानून था ना इसके ज़रिए ना सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक के बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। समझ रहे हैं आप? कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, जिस पर संदेह होगा उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। याद रखिए ढंग कैसा है, अहिंसक है ना। दोस्तों इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू किया जाना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई और इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत थे कौन, अंग्रेज। उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ दोस्तों, अमृतसर में ना बहुत सारे स्थायी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि उनके दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में ना एक शांतिपूर्ण जुलूस था, उस पर गोली चला दी गई और इसके बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया। दोस्तों लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लग गए। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने फिर कमान संभाली। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये नाम जनरल डायर आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। दोस्तों याद कीजिए 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस दिन अमृतसर में ना बहुत सारे गांव वाले सालाना जो बैसाखी का मेला होता है ना उसमें शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो दोस्तों सरकार के द्वारा जो लागू किए गए दमनकारी कानून था ना उसका विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। दोस्तों ये मैदान ना आप समझिए कि चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण यहाँ पर जो लोग जुटे हुए थे उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। दोस्तों ऐसे में जनरल डायर हथियार बंद सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते ही क्या करता है, मैदान से बाहर निकलने का जो एक रास्ता था उसको बंद कर देता है। इसके बाद दोस्तों उसके जो सिपाही होते हैं वो भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। बाद में उसने बताया कि यह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। दोस्तों जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के ना बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लग गए, हड़तालें होने लग गई, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। दोस्तों सरकार ने इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया और दोस्तों लोगों को कोड़े मारे गए। गांव गुजरावाला और पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देखकर महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। दोस्तों इस चित्र को आप देखिए, ये जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोग जो हैं वो घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पंजाब 1919 का यह चित्र है। दोस्तों भले ही
रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन तो था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक के ही सीमित था। दोस्तों, महात्मा गांधी ना पूरे भारत में और भी ज़्यादा जन आधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन चलाया नहीं जा सकता था। तो उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो गई थी और इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। दोस्तों, खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में ना बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। दोस्तों, सितंबर 1920 में ना कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी ना दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि आखिर असहयोग ही क्यों? चलिए इसे भी जानते हैं, समझते हैं कि असहयोग ही क्यों। दोस्तों, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और ये शासन इसी सहयोग के कारण चल भी पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। दोस्तों, असहयोग का जो विचार था ना, वो एक आंदोलन कैसे बन सकता था? दोस्तों, गांधी जी का एक सुझाव था। सुझाव ये था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पदवियों को, जो उन्हें पद दिए गए हैं, उसे लौटा देना चाहिए और सरकारी नौकरियों जैसे सेना, पुलिस, अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं, इन सब का बहिष्कार कर देना चाहिए। और अगर सरकार यहाँ पर दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। दोस्तों, 1920 का समय था, दिन गर्मियों के थे और ऐसे में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, बहिष्कार। इसे समझिए दोस्तों, किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीज़ों में खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, आमतौर पर यह विरोध का ही एक रूप है। इसे बहिष्कार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस में ना बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे। उन्हें शंका थी। दोस्तों, वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। दोस्तों, उन्हें एक डर था, एक भय था। वो क्या था कि इस आंदोलन में ना लोग हिंसा भी कर सकते हैं। फिर सितंबर से दिसंबर तक के कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति ही नहीं बन पाएगी। फिर आखिरकार दिसंबर 1920 आया, जब कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि ये आंदोलन आखिर किस तरह से आगे बढ़ा और उस इस आंदोलन में किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह से समझा। तो चलिए इसका उत्तर भी जानते हैं। इससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। विदेशी कपड़े का बहिष्कार, जुलाई 1922 की ये तस्वीर है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराओं की। दोस्तों, असहयोग खिलाफत आंदोलन ना जनवरी 1921 में शुरू हुआ और इस आंदोलन में क्या हुआ, विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। इस बात को गहराई और गंभीरता से आप समझिएगा।
दोस्तों सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया था, लेकिन उनके लिए उसके जो अर्थ थे वो सभी के लिए अलग अलग था। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं शहरों में आंदोलन। दोस्तों आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई थी। हजारों विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। दोस्तों मद्रास में ना गैर ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का एक ऐसा मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार वापस मिल जाएंगे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को ही मिल पाते हैं। दोस्तों इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात का भी जवाब मिल गया कि मद्रास के अलावा ही ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार क्यों किया गया, मद्रास में क्यों नहीं किया गया। दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का जो असर था ना, वो और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। दोस्तों विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। अब पिकेटिंग का अर्थ क्या होता है? दोस्तों प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें ना लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। इसे कहा जाता है पिकेटिंग। ठीक है, तो दोस्तों मैं कह रहा था कि शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, यानी लोगों को अंदर जाने से रोक दिया। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लग गई। 1921 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर मात्र 57 करोड़ रह गई थी। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर इस स्तर पर कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो हमारी कल्पना शक्ति का तेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं जब आपसे कह रहा हूँ ना कि दुकानों की पिकेटिंग की गई, तो आपके सामने वो दृश्य घूम जाना चाहिए। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि आप यहाँ पर इस दृश्य में किन किन लोगों को किस किस तरह से देखते हैं, ये तो अपनी अपनी कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे सामने इतिहास के रूप में है ब्यौरा घटनाओं का, लोगों का, स्थितियों का। तो हमें कल्पना करते आनी चाहिए। ये कल्पना शक्ति ही है जो हमें इन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में न सिर्फ सहायक होगी, बल्कि एक विषय को रोचक बनाने में भी यह बहुत सहायता करती है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि इन विदेशी कपड़ों की जो कीमत थी वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। और बहुत सारे स्थानों पर, जगहों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से कर दिया था इनकार। और दोस्तों जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लग गए ना, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लग गया। दोस्तों कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब इसके कई कारण थे। दोस्तों खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार किस प्रकार से कर सकते थे? दोस्तों ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई थी। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन दोस्तों वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी। और परिणाम क्या हुआ? विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लग गए। वकील दोबारा सरकारी सरकारी अदालतों में दिखाई देने लग गए। है ना? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि मंजर कैसा होगा। दोस्तों अब बात करते हैं शहर के बाद में ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की। दोस्तों शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद ना देश के अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में आकर के समा गए थे। दोस्तों अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। अब ये गिरमिटिया मजदूर क्या होता है इसे समझिए। दोस्तों औपनिवेशिक शासन के समय ना बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया था और इन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लग गया। दोस्तों इन्हें एक एग्रीमेंट यानी अनुबंध के तहत लाया जाता था और बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लग गया। अंग्रेजी में इन्हें
इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता है। ठीक है? तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं कह रहा था कि इनका आंदोलन ताल्लुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह-तरह के कर वसूला कर रहे थे। दोस्तों किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब होता है बिना किसी पारिश्रमिक के, यानी मजदूरी के काम करवाना। दोस्तों पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था, ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ही ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। दोस्तों बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। दोस्तों फिर समय आया जून 1920 का, जब जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। और दोस्तों महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं उस समय बन चुकी थी। फिर दोस्तों अगले ही साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने ना अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो गए थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। फिर 1921 में जब आंदोलन फैला, तो ताल्लुकदारों व्यापारियों के मकानों पर हमले करने लग गए और बाज़ारों में लूटपाट होने लग गई। अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर तो दोस्तों स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। दोस्तों महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाहियों और आकांक्षाओं को सही ठहराने लग गए थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गूडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में दोस्तों एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदौली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इसी संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। दोस्तों कांग्रेस तो इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। और यहाँ पर हमें बताया है कि अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस स्रोत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें ये बताया है कि 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास में पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में दोस्तों इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सब सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। ये लिया गया है दोस्तों सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी खंड 1 से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या क्या कह रहा था मैं आपसे कि बड़े बड़े जंगलों में लोगों की दाखिली पर पाबंदी होने लग गई थी, है ना, गुरिल्ला आंदोलन की वजह से। दोस्तों लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे दोस्तों पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें यह भी लगता था
कि उनके परंपरागत अधिकार भी यहाँ पर उनसे छीन लिए जा रहे हैं। दोस्तों, जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर कर दिया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। इनका क्या दावा था दोस्तों? कि इनका दावा था कि इनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। दोस्तों, राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार हैं। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुणगान गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। दोस्तों, गूडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके। दोस्तों, अब बात करते हैं गांव के बाद बागानों में स्वराज की। दोस्तों, महात्मा गांधी के जो विचार और स्वराज की अवधारणा थी ना, इसके विषय में मजदूरों की एक अपनी ही समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब क्या था, आप जानते हैं? आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। सोचिए, उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। दोस्तों, 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। दोस्तों, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना ना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लग गए। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है और इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए दोस्तों। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई हुई। दोस्तों, इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। दोस्तों, उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए तो यह एक ऐसे युग का प्रतीक था, द्योतक था, जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। दोस्तों, जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम किया करते थे ना, या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में वो एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था, है ना? दोस्तों, इस चित्र को आप देख रहे हैं, ये चौरी चौरा को बताता है। 1922 गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का आह्वान किया। दोस्तों, अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की ओर। दोस्तों, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने ना असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। उनको क्या लगता था पता है आपको? कि आंदोलन ना धीरे धीरे हिंसक होते जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। दोस्तों, कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो इस तरह के जन संघर्षों से अब थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। दोस्तों, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। दोस्तों, आंतरिक बहस और असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। दोस्तों, पहला कारक क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर।
1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लग गई थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह से ये धाराशायी हो गई थी। दोस्तों, कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लग गया। दोस्तों, 1930 तक के ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लग गए थे। दोस्तों, साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। दोस्तों, इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। आप ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में दोस्तों, ये जो गठित किया गया था आयोग, इसको भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। दोस्तों, इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे और इनको करना क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। अब बताइए, एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। दोस्तों, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, इन नारों के साथ में। दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ना सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लग गया था। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 का यह चित्र है। महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सबसे बाएं ओर बैठे हुए हैं, उन्हें देख सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू, जो सबसे दाएं ओर बैठे, उन्हें भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, जो कि बाएं से 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन दोस्तों, इस खेमे का प्रभाव धीरे धीरे घटता चला जा रहा था। दिसंबर 1929 का समय आया जब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। दोस्तों, क्या तय किया गया था? ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1933 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को दोस्तों। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। दोस्तों, इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। एक स्रोत हमें यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हों, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है, तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण भी किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसीलिए हमारा यह विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये शपथ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कह रहा था कि पूर्ण स्वराज की मांग करी और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेने लग गए थे, है ना। चलिए, अब
बात करते हैं नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दोस्तों देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने ना उनको नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। किसे? महात्मा गांधी को। क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में क्या किया? इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे तो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहा और सभी उनके अभियान में शामिल भी हो, ऐसा भी वो चाहते थे। और दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग थी नमक कर को खत्म करने के बारे में। दोस्तों, नमक पर टैक्स लगाया जा रहा था, ठीक है, और नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। इसलिए नमक पर टैक्स और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। दोस्तों, महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। दोस्तों, गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते, हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेज़ों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज़ों का कहा माने। दोस्तों, 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। ये कानून का उल्लंघन था। यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दोस्तों, ये आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह से अलग था? दोस्तों, इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। दोस्तों, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। अब आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। फिर से ये शब्द आया है। मुझे उम्मीद है कि पिकेटिंग का अर्थ आपको अब तक याद होगा। दोस्तों, किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लग गए। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लग गए। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लग गए। आप ये चित्र देख रहे हैं। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 विश्वस्त सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते चले गए। दोस्तों, इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लग गई। बहुत सारे स्थानों पर तो हिंसक टकराव भी हुए और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो भीड़ को बहुत गुस्सा आया और गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। इसे गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। दोस्तों, पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दोस्तों, दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पर आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है।
गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति मंद पड़ने लग गई थी। यहाँ पर हमें एक जानकारी दी गई है, इसे समझते हैं। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की स्थापना की गई और इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष भी शामिल थे। दोस्तों, देश के विभिन्न भागों में कार्यवाहियां करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहा था। दोस्तों, जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 30 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। दोस्तों, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान। 6 जून 1929 दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। जगमोहन सिंह चमनलाल से उद्धृत। राजकमल पेपरबैक्स, दिल्ली, 2005। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह आखिर कौन से थे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया और उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। दोस्तों, गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये बताया है दोस्तों कि व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण ना व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लग गई तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। दोस्तों, उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। दोस्तों, उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। इसी के फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। दोस्तों, गरीब किसान न केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। दोस्तों, महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लग गई तो छोटे पट्टेदारों के लिए ना जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था। अब ऐसे में दोस्तों, वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था ना, उसे माफ कर दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा भी लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में था। दोस्तों, अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के डर से, भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः आप समझिए कि हिचकिचाती थी और इसी कारण से गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे।
दोस्तों, व्यावसायिक वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? दोस्तों समझिए, पहले विश्व युद्ध के समय ना भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और इस समय वो हो गए थे ताकतवर। दोस्तों, हमने कारोबार को फैलाने के लिए मतलब अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावटें आने लग गई थी। वे विदेशी वस्तुओं से के आयात से सुरक्षा चाहने लग गए थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में वो चाहते थे बदलाव। इससे क्या होता दोस्तों, जिससे आयात में कमी आ जाती। दोस्तों, व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस यानी इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी का गठन कर दिया। दोस्तों, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। दोस्तों, उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ने लग गया था। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। दोस्तों, औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में दोस्तों हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। दोस्तों, फिर 1930 का समय आया जब रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़तालें हुई। 1930 में ना दोस्तों, छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया, हिस्सा लिया। और फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। दोस्तों, कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। दोस्तों, सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया। इस चित्र को आप देखिए, राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थीं। दोस्तों, राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतें अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर किसी सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में हम बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी ज़्यादा उम्र वाली औरतों और माँओं को भी इन जुलूस में देख सकते हैं। दोस्तों, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज़्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवार की महिलाएं आंदोलनों में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद दोस्तों, औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लग गया था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना औरतों का असली कर्तव्य है। इसीलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। दोस्तों, कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं की। दोस्तों, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का भी था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लग गए थे। कांग्रेस ने दोस्तों लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी ने एक ऐलान किया,
क्या ऐलान किया कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता को ख़त्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। दोस्तों, उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं को अलग राजनीतिक हल ढूंढना इसका चाहते थे। दोस्तों, वे खुद को संगठित करने लग गए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ें उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। दोस्तों, महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी कि जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अ, अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट यानी पूना समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दमित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी दोस्तों, दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। दोस्तों, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद दोस्तों, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लग गया था। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लग गई थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव, दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता चला गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भाई विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। इस चित्र को देखिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1935 का ये चित्र है। दोस्तों, मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल, पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एमआर जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। दोस्तों, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ ना, उस समय समुदायों के बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल बन गया था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का दोस्तों एक बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था और बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी दोस्तों भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जताने लग गए थे। उनको डर था, क्या था, कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। ये एक स्रोत हमारे सामने यहाँ पर है, हमें दिया हुआ है। मैं इसे आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, 1930 का समय था जब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की ज़रूरत पर एक बार फिर जोर दिया।
दोस्तों, माना जाता है कि बाद के वर्षों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी, उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान से उपजा था। उन्होंने जो कहा था वो कुछ इस प्रकार था। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। मुझे यह कहने में ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का आधार दिया जाए, तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है, वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदाय के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार ये मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपना विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत के सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत है, क्योंकि यह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को अपनी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर हैं। उन पर भारी कर्जे हैं, खास तौर से पंजाब में, और कई प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद हम देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी बेचैनी का अर्थ क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। बाल गंगाधर तिलक, 20वीं सदी के शुरू की यह तस्वीर है। ध्यान से देखना है कि तिलक एकता के प्रतीकों से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, राष्ट्रवाद की भावना ना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं। क्या महसूस करने लगते हैं? कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से जुड़े हुए अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव आखिर किस तरह से और कैसे विकसित किया? दोस्तों, आप समझिए, सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इनके अलावा दोस्तों, बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। दोस्तों, इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक, सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके ज़रिए दोस्तों वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के इस विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लग गई थी। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 का समय था। उसके दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था। दोस्तों, बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। दोस्तों, यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस चित्र को आप देख सकते हैं। ये भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा
तैयार किया गया चित्र 1905 का है। ध्यान से देखा जा सकता है कि यहाँ पर दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। देख सकते हैं आप, है ना? और दोस्तों, एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुण को रेखांकित करती है। अपने पूर्ववर्ती रवि वर्मा की भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। दोस्तों, आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती चली गई। दोस्तों, इस मात्र छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लग गया। दोस्तों, राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज कराना शुरू कर दिया। लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। दोस्तों, अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। जवाहरलाल नेहरू का ये एक लोकप्रिय चित्र है। इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों, उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका क्या मानना था आप जानते हैं? उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। दोस्तों, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते चले गए। दोस्तों, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। दोस्तों, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवाद की प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। दोस्तों, जुलूस में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संदेश था। इस छवि को देखिए। भारत माता की ये छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी और शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक है ना? दोस्तों, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय ये महसूस करने लग गए थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लग गए। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। दोस्तों, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों की अपनी समस्याएं थीं। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। दोस्तों, इस स्रोत को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पुराने ज़माने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्यवंश के लोगों के साहस, सच्चाई और विनम्रता पर चकित रह जाते थे। अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं। उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातार
चीन और अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे, अब एक क्षुद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था ना, वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। दोस्तों, इस पूरी यात्रा को जानने के बाद अब समय आ गया है निष्कर्ष का। ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अंग्रेज सरकार के खिलाफ गुस्सा, बढ़ता हुआ गुस्सा, विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था, यानी जहां पर वो एक साथ इस संघर्ष में आए। दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास भी किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, क्या देखा, इन आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों, उनकी शिकायतें तो बहुत व्यापक थी, इसीलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने दोस्तों इन विभेदों को हल करने और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। दोस्तों, यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में कहा जाए तो जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ों का एक पुंज था। इस चित्र को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई में औरतों का ये एक जुलूस है जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। दोस्तों, क्रिप्स मिशन की असफलता हुई और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव ने भारत में एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया और इसके फलस्वरूप दोस्तों गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। दोस्तों, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ने की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर दोस्तों गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण भी दिया था। दोस्तों, भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद गए और लोगों ने हड़तालें भी की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले। ये आंदोलन वास्तव में दोस्तों एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र और मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, यानी भाग लिया। दोस्तों, इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल से मातंगिनी हजारा, असम से कनकलता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी थी। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लग गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय आपको समझ में आया होगा, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, अगर इस वीडियो ने ज़रा भी आपके ज्ञान में इजाफा किया है तो आपसे अपेक्षित है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साझा करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, समझ पाएँ इस जानकारी को। दोस्तों, जल्द ही मुलाकात होगी आप सभी के साथ में अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।